तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। पिछले लेक्चर में हमने देखा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और अब हम आज समझेंगे कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। और संविधान की विशेषताओं को हम बहुत अच्छे से सारी विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये मेरे पीछे लिखी हुई है, अपन एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इनके अंदर क्या क्या है वो देखते जाएंगे। तो संविधान की पहली विशेषता है कि ये सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, ये कोई विशेषता मान भी लो, मत भी मानो, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लिखित है। क्योंकि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, और ब्रिटेन जो हम पे उस वक्त शासन कर रहा था उसका संविधान कहते हैं लिखित रूप में नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है कि लिखित नहीं, सब लिखित रूप में ही है, बस उन्होंने वो संहिताबद्ध नहीं किया है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, संविधान को संहिताबद्ध करके रखा हुआ है हमारा संविधान। तो इसलिए हम अपने संविधान को बोलते हैं लिखित संविधान। और लंबा ऐसे कह लो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या क्या है? हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है। 395 आर्टिकल में संविधान बटा हुआ है, और इसमें कितने 22 भाग हैं। 22 भाग और 395 आर्टिकल, और साथ में है 8 अनुसूची। ये कब की थी? जब संविधान बना था। अब ये बढ़ते बढ़ते संविधान लगभग 470 अनुच्छेद लगभग 470 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। भाग में लगभग 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां। इनको हम अलग से कंप्लीट करेंगे, एक अनुसूची का पूरा वीडियो अलग से डालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। हमारा जो संविधान है वो नम्य भी है, अनम्य भी है, या कहीं ऐसा कह सकते हैं कहीं पे सॉफ्ट है और कहीं पे हार्ड है। कैसे? इसको डिसाइड किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पे, कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें हम संशोधन आसानी से कर सकते हैं, संसद अकेले ही संशोधन कर सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ संविधान के उपबंध ऐसे हैं जिनको संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत की जरूरत तो पड़ती है, साथ ही साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है। तो संविधान का जो पार्ट संसद अकेले ही संशोधित कर सकती है उसे बोलते हैं हम नम्यता या नम्य संविधान। और जिस संविधान के भाग को संशोधित करने के लिए संसद के अलावा राज्यों की भी जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं कठोर या अनम्य। ठीक है, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। दो तरह से संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। कैसे दी गई है? एक दी गई है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को क्या कहते हैं? कि विशेष बहुमत होता है उपस्थित, जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, और ये 2/3 सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो किसी सदन में 500 सदस्य हैं, तो 500 सदस्यों का 2/3 पहले तो कितना होगा? 2/3 मान लो 300 होगा। अब ये 300 तो होना ही चाहिए, और टोटल सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। तो टोटल सदस्यों में बहुमत कितना हो जाएगा? 250। तो मतलब ये 250 भी है, 250 है और 300 भी है, तो ये होता है विशेष बहुमत। ठीक है, और एक संशोधन कैसे होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे मान लो सिर्फ विशेष बहुमत वाले जो उपबंध हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का संशोधन करना, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का संशोधन करना, इसके लिए सिर्फ संसद का विशेष बहुमत, सदन का विशेष बहुमत ही काफी होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे उपबंध हैं जिनका प्रभाव राज्यों पर भी पड़ता है। ऐसी जगह संसद के प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जीएसटी ले लो, या
सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना हो, या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई उपबंध हो, तो ऐसे सारे उपबंधों के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगली विशेषता हम देखते हैं कि एकात्मकता के साथ संघीय ढांचा संविधान ने निर्मित किया है। कैसे? कि कहीं लगता है कि संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ है और कहीं लगता है कि ये संघीय है। एकात्मकता की ओर झुका हुआ से मतलब ये है कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो केवल केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाता है, और कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जो संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है, जहां पे केंद्र और राज्य दोनों को बराबर शक्तियां हैं। तो जैसे हम एकात्मकता की ओर झुके हुए वाले अगर उपबंधों की बात करें तो एक ही संविधान है, दो संविधान नहीं है, राज्यों का संविधान अलग नहीं है, तो एक संविधान है। नागरिकता एक ही नागरिकता है, सिर्फ केंद्र की नागरिकता है, राज्य अपने नागरिकों को कोई नागरिकता नहीं देती। ठीक है, तो ये क्या है? एकात्मकता। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है। और अगर हम और बात करें तो संविधान का लचीला भाग, जहां पे संसद अकेली संशोधन कर सकती है, राज्यों कोई अधिकारी नहीं है, ये एकात्मकता है। न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, हम जानते हैं। तो न्यायपालिका, राज्यों की न्यायपालिका अलग नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये पूरी एक ही हायरार्की है, और यही मिलके केंद्र के कानून और राज्यों के कानून यही मिलके लागू करते हैं। ये हो गई। राज्यपाल का पद बहुत ही विवाद में रहता है हमेशा से। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल और अखिल भारतीय सेवाएं दो ऐसी उपबंध हैं या दो ऐसे पद हैं जिनके केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा इनमें खींचतान चलती रहती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, IPS, इनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र से होती है, राज्य सिर्फ इनका ट्रांसफर कर सकता है, बस। तो इसमें केंद्र पावरफुल हो जाता है। और आपातकालीन सेवाएं, आपातकाल में केंद्र पावरफुल हो जाता है, बिना कुछ करे ही संविधान संशोधन किए ही एकात्मक हो जाती है पूरी व्यवस्था। तो ये क्या है? एकात्मकता की ओर झुके हुए। और अब जब हम बात करें संघात्मकता की, तो भैया आप कह सकते हैं कि दो सरकारें, केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, राज्य सूची के विषय अलग है, केंद्र सूची के विषय अलग है, शक्तियों का विभाजन है अपनी अपनी। लिखित संविधान है, केंद्र कुछ नहीं कर सकता, उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों की क्या क्या शक्तियां होंगी, संविधान लिखित है। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए हमारे यहाँ किसी एक चीज को ऊपर नहीं बनाया गया है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन सबसे ऊपर संविधान है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, वहां संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। USA की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च है तो संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है तो वो काम करती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और एक और सबसे बड़ी बात जो हमारे संघात्मक शासन का प्रतीक है, हम कह सकते हैं, वो है द्विसदनात्मक व्यवस्था। मतलब केंद्र के स्तर पर द्विसदनात्मक। हम जानते हैं कि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्यसभा है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब केंद्रीय स्तर पर भी राज्य का प्रतिनिधित्व है, तो ये संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की कि सरकार का संसदीय रूप। जो हमारी सरकार है उसका संसदीय रूप है। संसदीय रूप का मतलब क्या होता है कि जो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है। इसमें जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है, जो USA व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होती हैं। मतलब हमारे यहाँ जो मंत्री होंगे उनको अनिवार्य रूप से विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। 6 महीने तक वो रह सकते हैं, उसके बाद उनको किसी ना किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, वो बाहर से आके मंत्री बन जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है?
सरकार का संसदीय रूप है। संसदीय रूप में क्या होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय होगा, ठीक है। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है, दोनों का विभाजन होता है। अब जब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, संघवाद, तो उसमें हम इस व्यवस्था को और अच्छे से पढ़ेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसे भारत ने क्यों अपनाया गया, और फिर इसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले की बात करें तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। इसको समझते हैं क्या है कि ब्रिटेन में है संसदीय संप्रभुता, मतलब ब्रिटेन की संसद के बारे में कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है, इतनी पावरफुल है। और यूएसए में हम देखें तो वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है वो पावरफुल है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों का समन्वय है। संसदीय संप्रभुता में क्या है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है साहब, बना दे दो। और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है कि ये इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो दोनों के मध्य समन्वय रखा गया है। ये कोई भी कानून बना सकती है, उसने कानून बना दिया, और सर्वोच्च न्यायालय हमारा संविधान का संरक्षक है, तो वो देख सकता है कि इन्होंने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो संविधान के विरुद्ध हो। तो इसलिए दोनों में समन्वय रखा हुआ है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों केंद्रीय व्यवस्था में ही आते हैं। राज्यों के अपने अलग से कोई कोर्ट नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, ठीक है। इनको चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में होता है कि जो केंद्रीय कानूनों को लागू करता है केंद्रीय कोर्ट, और राज्यों के अपने कोर्ट हैं, वो अपने कानूनों को लागू करते हैं, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी। देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें पूरे हैं। राज्य की नीति निर्देशक भी उसमें है और मौलिक कर्तव्य भी है। हम इन तीनों को बहुत डीप में वहां पढ़ेंगे। अभी हम इनका एक थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदान की जाते हैं, और संविधान इनकी गारंटी भी देता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये ऐसे विचार हैं जो जब राज्य सक्षम हो, उसके पास संसाधन हो, तो इनमें लिखी हुई बातों को राज्य अपनी जनता को प्रदान करा सकता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये हैं कि कुछ नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को हम बहुत डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ हम इनको छोड़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। अभी इस पर डिबेट भी चल रही है कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है, क्या है दोनों संविधान में है कि दोनों नहीं है, कि दोनों के, तो इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ से धर्मनिरपेक्षता समझ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य किसी भी धर्म, या ये मान लो कि सभी धर्मों को समान सम्मान देगा और समान संरक्षण देगा। जबकि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता, ना ही उसको संरक्षण देगा। तो वहां का धर्मनिरपेक्षता जो है वो नकारात्मक है, और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक है। और उन यूरोप में ऐसा होने के पीछे उनके अपने कारण हैं, उनका अपना इतिहास है कि एक समय ऐसा था कि राज्य के काम काज थे, उनमें दखल बहुत ज़्यादा हो गया था चर्च का, इस वजह से उन्होंने इसको ख़त्म किया होगा। और इसके बाद हम बात करें तो हम अब अगली अगर विशेषता की बात करें धर्मनिरपेक्षता के बाद, तो सार्वभौमिक मताधिकार,
ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, उसमें कुछ कुछ चेंज नहीं करना है। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब ये कि 18 साल से ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं और उनका नाम मतदाता सूची में अगर दर्ज है तो उन्हें मत देने का अधिकार है। हमारे यहाँ धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा आदि किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करा गया है। भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी, चाहे कितना ही गरीब हो कितना ही अमीर हो, सबके वोट की वैल्यू एक ही वोट है। ऐसे नहीं कोई अमीर आदमी है वो एक वोट डालेगा तो उसके 10 वोट गिने जाएंगे और एक गरीब आदमी है वो वोट डालेगा तो उसका एक गिना जाएगा। ठीक है, हम इसमें एक और बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। वैसे हम संविधान संशोधन हमारा अलग से टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसमें क्या हुआ, 1989 में इसे ये लागू हुआ और मतदान की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगली विशेषता है हमारी एकल नागरिकता। तो हम कई बार हम बात कर ही चुके हैं एकल नागरिकता की, कि भारत में सिर्फ भारत की देश की नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। जैसा कि अमेरिका में है, केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। ठीक है, अब हमारे यहाँ कुछ स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र निकाय कैसे होते हैं, जो संविधान में जिनकी व्याख्या है और जो सरकार से अलग होकर कुछ काम करते हैं, स्पेशल टाइप के। जैसे हम बात करें कि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनके बारे में ऑडिट करता है कि जो मद, जो पैसा, जो राशि जिस काम के लिए दी गई थी सरकारी अधिकारियों ने, मंत्रियों ने वो उसी जगह खर्च किया कि नहीं की, ये देखता है। यूपीएससी की बात कर लें अपन, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है और ऑफिसर्स की भर्ती कराता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो ये बहुत सारे ऐसे निकाय हैं जो स्वतंत्र निकाय, ये भी हमारे सिलेबस में हैं, तो इनको भी हम अलग से पूरे वहां पे पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक आपात उपबंध। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। ठीक है, तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसमें क्या है, इसकी 3 स्थितियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है। एक तो युद्ध हो रहा हो किसी देश से, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो देश में जिससे अशांति फैल गई। अच्छा, इसमें पहले सिर्फ ये था युद्ध, आक्रमण और आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लगा दिया था, तो ये कर दिया। दूसरा आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, ये आर्टिकल 356 और 365 दो जगह वर्णित है। तो जो 356 वाला राष्ट्रपति शासन है, वहां पर यह है कि अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहां की सरकार काम करने के लायक ना बचे, या बहुमत खो दे, या मुख्यमंत्री की मृत्यु या कुछ भी हो जाए, ऐसा कारण हो, या किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो ऐसे कोई भी कारण हो तो राष्ट्रपति शासन वहां लगा देते हैं। और 365 में जो राष्ट्रपति शासन है उसमें क्या होता है कि केंद्र ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्यों को, और राज्य उन दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपात। मतलब ऐसी स्थिति कि देश की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है। जैसे अभी हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई, वहां पे वित्तीय आपात लगाना पड़ा है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, रुपए का मूल्य बहुत कम हो जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारे पास फॉरेन जो रिजर्व है वो कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वित्तीय आपात लगा देते हैं। तो जो वित्तीय आपात की स्थिति है अभी तक हमारे देश में नहीं बनी है। आपातकाल पे और डिटेल में जानने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अगली बात करें अगर हम, तो अगली हमारी त्रिस्तरीय शासन सरकार। त्रिस्तरीय शासन सरकार है हमारी। इसमें क्या है
कि देखो 3 स्तर पे हमारे यहाँ शासन है, एक केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय। केंद्र में हम जानते हैं कि संसद है, राष्ट्रपति है, राज्य और हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारी केंद्रीय व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था हम जानते हैं कि विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। स्थानीय व्यवस्था 2 प्रकार से है, एक शहरी स्थानीय और एक ग्रामीण स्थानीय। शहरी स्थानीय में क्या आता है, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें, और ग्रामीण में क्या आता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें। तो ऐसे करके ये व्यवस्था, विश्व के हम इकलौते देश हैं जिनके यहाँ त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। तो ऐसे करके दोस्तों ये हमारी संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हुई, और आगे हम जो भी टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। ठीक है।